नमस्कार, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड। सबसे पहले न्यूज डिकोड के IVS 24 के सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ये बुलेटिन है बड़ी खबरों की तह तक। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। झारखंड में सियासी संकट अब छत्तीसगढ़ की राजधानी तक पहुंच चुका है। इसकी काफी सारी चर्चा यहां भी हो रही है। महागठबंधन के 32 विधायकों को रायपुर कल ही शिफ्ट कर दिया गया था ताकि विधायकों को खरीदा तोड़ा ना जा सके। और इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के बीच में एक तीखी जुबानी जंग दिन भर देखने को मिली। ये नवा रायपुर का मेफेयर रिजॉर्ट है जिस पर कल से पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। कल शाम करीब 5:30 बजे से रांची से महागठबंधन के 32 विधायक रायपुर पहुंचे थे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त करने में महारत रखती है। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग न हो, इसीलिए विधायकों को रायपुर लाया गया। सुनिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, इलेक्शन कमीशन ने कोई पत्र दिया है और 1 सप्ताह हो गया है राजभवन से वो लिफाफा खुल ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ही यही है कि इनके अंदर खाने में कुछ पक रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के दोनों पार्टियों ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ आए, उनका स्वागत है। वहीं इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह से ये सवाल भी पूछा कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के विधायकों को दूसरी जगह शिफ्ट किया था। रमन सिंह जी को ये देखना चाहिए कि कर्नाटक के विधायक, मध्य प्रदेश विधायक, राजस्थान के विधायक, महाराष्ट्र के विधायक दूसरे पार्टी के उठा के ले गए। उस समय उसकी बोलती बंद क्यों थी, तो चुप क्यों थे? उस समय बोलना था। ये तो हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारे गठबंधन के लोग हैं, उसमें उनको तकलीफ क्यों हो रही है? कुल मिलाकर झारखंड में सोरेन की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है और जेएमएम और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि उनके विधायक पाला न बदलें। तो मूल मुद्दा ये कि विधायक पाला ना बदलें, उनको कोई प्रलोभन, कोई दबाव ना हो। लेकिन सवाल यहां उठता है कि कांग्रेस के आरोप कितने हद तक सही हैं, कितना दम है। क्या वाकई बीजेपी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश कर रही थी? ये सवाल दिन भर उठता रहा। तो इस बात को डिकोड करते हैं। एक शब्द कर्नाटक से बड़ा फेमस हुआ और वो शब्द था ऑपरेशन लोटस। लोटस यानी कि कमल। विपक्षी दलों का यह आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जिन जिन राज्यों में सत्ता नहीं है, वहां बीजेपी सत्ता पक्ष के विधायकों को तोड़कर खरीदने की कोशिश करती है। अगर बीजेपी कामयाब हो जाती है तो वहां की सरकार को गिरा भी देती। सरकार गिराने का सबसे बड़ा उदाहरण मध्य प्रदेश रहा, जहां कमलनाथ की चलती हुई सरकार गिर गई। इसी तरह महाराष्ट्र का उदाहरण ताजा है। ठीक ऐसे ही आरोप केजरीवाल भी लगा चुके हैं। अब जरा दूसरे पक्ष को भी समझ लें। सवाल यह कि आखिर किसी भी पार्टी के विधायक कैसे बिक जाते हैं? इतना गंभीर आरोप है। कैसे बीजेपी उनको खरीद लेती? क्या माननीय विधायकों के लिए सिर्फ पैसा ही मायने रखता है? क्या उनके लिए पार्टी की विचारधारा, पार्टी के प्रति आस्था, नैतिकता कोई मायने नहीं रखती? शायद इसी को आप राजनीति कह सकते हैं और वो भी आज के दौर की राजनीति कह सकते हैं। वैसे हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप भी नया नहीं है और हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए अपने विधायकों की किलेबंदी, बाड़ेबंदी, उनकी शिफ्टिंग वो भी नई नहीं है। अक्सर जब कभी ऐसे विमान उड़ते हैं तो चर्चाएं भी साथ साथ कई उड़ती हैं और ऐसी कई चर्चाएं उड़कर छत्तीसगढ़ की राजधानी तक भी आती हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, जहां साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहां की कई महती योजनाओं का उसमें जिक्र है, वायदा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिमला में हिमाचल प्रदेश का मैनिफेस्टो जारी किया, जिसमें छत्तीसगढ़ की कई योजनाओं को शामिल किया गया है, जैसे 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी, सभी विधानसभा क्षेत्रों में अंग्रेजी मीडियम के सरकारी स्कूल खोलना, पुरानी पेंशन योजना और बिजली बिल में राहत देने जैसे कई ऐलान हैं। हिमाचल की जनता से वादा कांग्रेस पार्टी करती है, हमारी सरकार आती है, हम ये 10 गारंटी हम लागू करेंगे ही। रायपुर से बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने कहा
कि यूपी और असम में हमने देख लिया है। इस बार पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। ये तो उत्तर प्रदेश और असम में भी बोले थे कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम बच्चों को स्कूटी देंगे। यहाँ सरस्वती साइकिल योजना बंद है। कि जैसे छत्तीसगढ़ की जनता ने इसमें विश्वास किया, हिमाचल में भी लोग विश्वास करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। हिमाचल प्रदेश में साल के अंत में चुनाव होना है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। तो देखा आपने कि रायपुर से 1550 किलोमीटर दूर शिमला में छत्तीसगढ़ का डंका बज रहा है। यहां की योजनाओं की चर्चा है। भूपेश सरकार की योजनाओं को हिमाचल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जगह दी है विश्वास के साथ। अब इसके मायने क्या हैं, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। पहली बात जो साफ साफ नजर आती है वो ये कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से प्रभावित है। दूसरी बात है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व ये मानता है कि छत्तीसगढ़ की योजनाएं चुनाव में जीत दिला सकती हैं, एक ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती हैं। तीसरी बात यह कि आने वाले दूसरे राज्यों के चुनाव में भी संभवतः छत्तीसगढ़ सरकार की चलाई गई कई योजनाओं को शामिल किया जाए, जिक्र हो। चौथी और अंतिम बात कि छत्तीसगढ़ की योजनाओं को क्यों शामिल किया जा रहा है, इसका जवाब यह भी हो सकता है कि भूपेश सरकार की योजनाओं से सीधे सीधे आम लोगों का फायदा जुड़ा दिखता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास दिखता है और उसके कई सकारात्मक परिणाम यहां की सरकार गिनाने के लिए आंकड़ों के साथ सामने रखती है। तो संभवतः इन तमाम कारणों बिंदुओं को लेकर के अब कांग्रेस पार्टी ने तय किया होगा कि जहां कहीं भी चुनाव है वहां यहां की योजनाओं को उनके अनुरूप उस स्टेट में भी लागू करने का वायदा किया जाए। फायदा कितना होता है देखेंगे। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के विधायक बाला बच्चन ने मध्य प्रदेश में कारम डैम को लेकर सरकार पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। बाला बच्चन ने ई टेंडरिंग घोटाले का जिक्र किया और पूरी सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगाए। देखें। पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने कारम डैम को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। बाला बच्चन का आरोप है कि कारम डैम में हुआ पूरा घोटाला ई टेंडरिंग में गड़बड़ी से जुड़ा है। बाला बच्चन का कहना है कि मामले की जांच कमलनाथ सरकार ने शुरू की थी और आरोपियों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद बीजेपी ने फिर से इसको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। बच्चन ने राज्य के जल संसाधन मंत्री और मंत्री राज्यवर्धन दत्तीगांव पर भी निशाना साधा। ई टेंडरिंग घोटाला जो हुआ था, ई टेंडरिंग घोटाला की लिस्ट में ये कारम डैम भी था। इसकी जांच भी शुरू हो गई थी और ये घोटाले में अरेस्ट भी होना शुरू हो गए थे, गिरफ्तार होना भी शुरू हो गए थे। तो बहुत बड़ा ये घोटाला है और न केवल कारम डैम ही नहीं, मध्य प्रदेश के जो लेटेस्ट जितने अभी जो डैम बने, अगर उनकी जो जांच होगी तो ये सरकार की पूरी पोल खुल जाएगी। बेलगाम सरकार है, इस पर कोई सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो ये जांच होना चाहिए और ये जनता जनार्दन का पैसा है, जनता जनार्दन की गाड़ी कमाई है। बाला बच्चन ने ई टेंडरिंग घोटाले का मुद्दा उठाकर एक बार फिर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की है। वैसे तो राजनीति में विपक्ष सरकार को हर मुद्दे पर घेरता है, आरोप लगाता ही है। कांग्रेस भी ये काम कर रही है जो उसको करना भी चाहिए विपक्ष के नाते, लेकिन सरकार को इसमें क्या स्टेप लेने चाहिए इस बात को भी जरा डिकोड कर लें। पहली बात तो ये साफ है कि कारम डैम के निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ, ये खुद उनके द्वारा कराई गई जांच रिपोर्ट कहती है। इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोप में दम है। इस बार उनका आरोप लगाना बनता है। सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार के मामलों में वो जीरो टॉलरेंस रखते हैं, तो फिर ऐसा होता दिखना भी चाहिए साहब। सरकार को कारम समेत दूसरे भ्रष्टाचार के मामलों में वक्त रहते सख्त रुख अपनाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन होते वक्त पर दिखना चाहिए, क्योंकि सरकार को यह बात समझनी होगी कि जनता के टैक्स के पैसों की चोरी करके कई सारे लोग जिस तरह अपना खजाना भर रहे हैं वो सरकार को भी कटघरे में खड़ा करता है। सरकार को कारम डैम मामले की जांच और एक्शन को लेकर एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता, एक मिसाल भी कायम करनी चाहिए। ये जनता कम से कम उनसे उम्मीद रखती है, जिसके दावे खुद तमाम मंत्रियों ने बार बार कारम डैम की रिपोर्ट आने से लेकर अब तक सामने रखे हैं। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जहां के सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारी की हड़ताल को लेकर सुबह अपील तो शाम को कड़ा रवैया भी दिखाई दिया। देखें आप। डीए और एचआरए की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारी एक और प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का रुख कर्मचारियों के प्रति सुबह नरम आया तो शाम को सीएम ने काम पर न लौटने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। उधर बीजेपी ने सरकार से हठधर्मिता छोड़ने की मांग की। 6% डीए तो पहले ही बढ़ा दिया गया है, अब हठधर्मिता छोड़े काम में लौटे। जो लौट जाएंगे उसको
खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो आदेश है वो तो है। सरकार है अधिकारी कर्मचारी मन के हकला दे के बजाय अधिकारी कर्मचारी मन ला डरावत धमकावत है। हड़ताली कर्मचारियों की बुधवार को बैठक होनी थी, जो अब गुरुवार को होगी। जो शासन में बैठे हुए अधिकारी है, जो इस तरह का आदेश ना निकाले, हमारी जो बात हुई है उनसे, वो मुख्यमंत्री जी के साथ मिलकर सही सही जानकारी दे, और ताकि ये जो गतिरोध बना हुआ है 10 दिन से, ये गतिरोध दूर हो। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप है। गुरुवार को होने वाली बैठक के बाद देखना होगा कि इसका क्या समाधान निकलता है। तो साहब, कर्मचारी भी कहते हैं कि गतिरोध खत्म होना चाहिए, 10 दिन हो गए। साथ में सरकार भी कहती है कि आप आम लोगों की सोचें, और आम लोगों का तो आप जरा सोच ही लें कि क्या हाल है। दफ्तरों में कामकाज नहीं होने से 10 दिन से वो चक्कर लगा रहे हैं, कभी छुट्टियां तो कभी हड़ताल, उनके काम का है बुरा हाल। लेकिन इन सब के बीच में क्या इस सख्त रवैये का असर होता है, अपील का असर होता है, ये देखना होगा। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात की तस्वीरें आई, और तभी से एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें और तेज हो गई। देखें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद जल्द मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें जोर पकड़ रही हैं। माना जा रहा है कि जिन मंत्रियों का प्रदर्शन कमजोर रहा या जिनकी शिकायतें अधिक हैं, उनके विभाग में परिवर्तन कर उन्हें कम महत्व वाले विभागों का दायित्व दिया जाएगा। सरकार में फिलहाल 4 मंत्री पद खाली हैं। माना जा रहा है कि जल्दी 3 नए मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। इन पदों पर 3 अलग अलग अंचलों से आने वाले एक विधायक को शपथ दिलाने की संभावना बन रही है। मौजूदा समय में शिवराज मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय और जातीय असंतुलन है। मंत्रिमंडल में महाकौशल को जगह मिल सकती है, क्योंकि इस क्षेत्र से अभी एक ही राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे हैं। वहीं सिंधिया खेमे से कुछ मंत्रियों के विभाग बदलने की चर्चाएं भी तेज हो गई। को संगठन में कोई परिवर्तन या किसी प्रकार का कोई नियुक्ति वगैरह करना, ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया, लेकिन जिनको निर्णय करना है, जिस स्तर पर नेतृत्व में निर्णय होना है, वो जानते हैं कि उन्हें कब करना है। जानकारी के मुताबिक मॉनसून सत्र से पहले कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो अब साहब, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगले साल तो प्रदेश में चुनाव है, जिसको लेकर संगठन तैयारी कर रहा है। ठीक चुनाव से पहले मंत्रिमंडल में बदलाव की जरूरत क्या है, क्यों हो सकते हैं बदलाव, जरा इस बात को भी समझ लें, डिकोड करते हैं। अभी शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय असंतुलन है। कई दफा इसका असंतोष भी सामने आया है। चुनाव के पहले जाति समीकरण को साधना बहुत जरूरी होता है, और इसी तरह एमपी के अलग अलग क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, ये उम्मीद की जा रही, ताकि क्षेत्र विशेष की जनता को ये भरोसा दिया जा सके कि सरकार उनके क्षेत्र, उनके समस्याएं, मुद्दे और नेताओं को तरजीह देती। इसी तरह मंत्रियों के विभाग में बदलाव इसीलिए होगा या हो सकता है ताकि चुनाव के वक्त ये सरकार का एक मैसेज जाए कि रिपोर्ट कार्ड के आधार के ऊपर हम जनता के काम करवाते हैं, जनता को भी बता सकें कि सभी क्षेत्रों में सरकार बेहतर काम कर रही है, और जो सरकार की मंशानुरूप काम ना कर पाए उसके विभागों में फेरबदल से भी कोई गुरेज नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इसका आने वाले वक्त में एमपी की पॉलिटिक्स में कितना असर पड़ता है। और पहली बात तो ये कि ये फेरबदल या जो मंत्रिमंडल में कुछ लोग शामिल हो सकते हैं, कब तक होता है। लेकिन एक मुद्दा है जिस पर अभी भी एमपी में सियासत तेज है, और वो है एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आते ही पक्ष के बीच यहां मुद्दों को लेकर, एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर तीखी बहस है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से ये आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में नंबर 1 है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि पिछले साल की तुलना में 42,000 ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। नाबालिग से दुष्कर्म और अनुसूचित जनजाति वर्ग पर सर्वाधिक अत्याचार के मामले मध्य प्रदेश में सामने आए। कांग्रेस ने इस मामले में सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। मामा भांजी की बात करते हो, भांजियों के साथ दुष्कर्म बलात्कार हो रहा है, लोगों को सजाएं नहीं हो रही, अश्लील कर्मों के मामले मध्य प्रदेश सब में आगे। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बाकी राज्यों के मुकाबले मध्य प्रदेश की तारीफ हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ट्वीट और फर्जी आरोपों के जरिए प्रदेश को बदनाम करना चाहती है। तो कमलनाथ जी की स्थिति स्वाभाविक रूप से मध्य प्रदेश को बदनाम करने की प्रारंभ से रही है। अभी भी वो वही कर रहे हैं, महान भारत को बदनाम भारत बताने वाले कमलनाथ जी। जाहिर है एनसीआरबी की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमला करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती। वैसे ये भी पहली बार नहीं हो रहा है कि जब एनसीआरबी की रिपोर्ट को सब अपने अपने चश्मे से देखकर
उनके स्टेट या जहां कहीं विपक्ष की सरकारें हैं उनको घेरती हैं। आखिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है, सियासी बयानबाजी एनसीआरबी के आंकड़ों पर क्यों हो रही है, इस बात को भी जरा हम डिकोड कर लें, समझ लें। पहली बात तो ये कि अगर कांग्रेस के आरोपों में लेश मात्र भी सच्चाई है तो सरकार को साथ साथ एमपी की जनता के लिए यह चिंता का विषय जरूर होना चाहिए। वैसे तो दुनिया का कोई भी देश पूरी तरह से अपराध मुक्त नहीं है, लेकिन एमपी सरकार को अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कुछ और बेहतर प्रयास करने चाहिए। सरकार को इसके साथ ही अपराधियों को सजा दिलाने में गंभीरता दिखानी चाहिए ताकि अपराधियों की सजा का जो खौफ है वो उनके बीच बना रहे। अपराध करने से पहले 10 बार अपराधी सोचें, इस तरह का एनवायरमेंट बनाने को लेकर लगातार खुद सरकार के मंत्रियों के अपने दावे रहे हैं, तो वो दावे जमीन पर सच साबित हों, ऐसी उम्मीद प्रदेश की जनता करती है। चलिए अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। हर दल में तैयारी हो रही है, हर वर्ग को और उनके वोटर्स को साधने का प्रयास हो रहा है। बीजेपी एक खास रणनीति पर काम कर रही है जिसका जिक्र खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दिल्ली दौरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष से किया है। क्या है वो, देखें आप। मिशन 2023 के लिए बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सीएम शिवराज की बनाई रणनीति के मुताबिक हर जिले में 2-2 मंत्री समूह बनाकर राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर हर वर्ग के वोटर से बात करेंगे। प्रबुद्ध जनों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही जिले में 2 मंत्री संगठन के स्तर पर नाराज कार्यकर्ताओं को साधने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जन समस्याओं के निराकरण, गरीब बस्तियों में जनसंपर्क और संवाद करते भी नजर आएंगे। सीएम ने दिल्ली दौरे में जेपी नड्डा से अपनी इस रणनीति पर चर्चा भी की है। हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है या नहीं, इस सब की वो चिंता भी करेगा और मॉनिटरिंग भी करेगा। नया प्रयोग है और उसके माध्यम से 2-2 मंत्री हर जिले में जाकर ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकार का जो मंतव्य है वो पूरा हो। इधर कांग्रेस ने बीजेपी की इस कवायद पर तंज कसा। तो मंत्री कुछ नहीं करेंगे, ये केवल इनको इसलिए भेजा जा रहा है कि भैया कौन कौन को डरा धमका सकते हो, वोट ले सकते हो, किसको खरीद सकते हो। भाई 2023 से पहले बीजेपी अपनी सभी कमियों को दूर कर पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरने का प्रयास कर रही है। तो चलिए साहब, भारतीय जनता पार्टी की इस कवायद पर कि 2-2 मंत्रियों को वो काम और जिम्मेदारी सौंपेंगे, अपने इलाकों में जाकर, प्रभार वाली जगहों पर जाकर सारी चीजों और संतुलन को साधने की, तो विपक्ष कहता है कि दरअसल ये धमका निकली जा रहे हैं, लेकिन दल जानते हैं कि रणनीति का कैसे मुकाबला करना है और उसके लिए आपको क्या रणनीति बनानी पड़ेगी। देखते हैं कांग्रेस इसका क्या जवाब देती है अपने संगठन स्तर में तैयारी के तौर पर। एक खबर जिसकी वजह से झारखंड सुर्खियों में है, चर्चा में है और उसकी पॉलिटिक्स यहां भी दिखाई पड़ रही है, आरोप प्रत्यारोप यहां भी दिखाई पड़ रहे हैं, वो है रिटायर्ड आईएएस की पत्नी और निलंबित भाजपा नेता सीमा पात्रा। इन्हें रांची पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया। सीमा पात्रा पर 8 साल तक अपनी नौकरानी को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित करने का आरोप है। ये बीजेपी की पूर्व महिला नेत्री सीमा पात्रा हैं जो गिरफ्तारी के डर से फरार होने की कोशिश में थी। उसके पहले अरगोड़ा पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पिछले 2 दिनों से पुलिस उनकी तलाश में थी। पुलिस ने सीमा को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सीमा को 12 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर दे दिया है। अब पूरा मामला भी जान लीजिए। 29 साल की एक आदिवासी दिव्यांग लड़की को रिटायर्ड आईएएस महेश्वर पात्रा की पत्नी ने घर में काम करने के बहाने 8 साल तक कैद रखा। पीड़ित का नाम सुनीता है। उसने बताया कि इसे भरपेट खाना नहीं दिया जाता था, रॉड से पीटा जाता था, गर्म तवे से जलाया जाता था। फिलहाल उसे कैद से छुड़ाकर रांची रिम्स में भर्ती करा दिया है। इधर सीमा पात्रा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि उन पर लगे सभी आरोप झूठे हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। खबर सामने आने के बाद सुनीता को बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया है। तो जरा आप सोच कर देखें, बोलते समय भी हमको इसमें कष्ट हो रहा है। तवे से जलाना, जीभ से फर्श साफ करवाना, रॉड से पीटना और दांत तोड़ देना, 8 साल तक घर नहीं जाने देना। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई महिला इतनी क्रूर हो सकती है कि किसी दूसरी महिला पर यह करे। आखिर बीजेपी की पूर्व नेता ने इतना अत्याचार किस तरह से किया, और इन सारी बातों को लेकर कई प्रश्न है। जरा इस बात को डिकोड करें। पति आईएएस अधिकारी, एक आईएएस अधिकारी का जितना रुआब रुतबा होता है उसे आप निश्चित तौर पर खबरों में या आस पड़ोस में देखकर समझ सकते हैं। सीमा पात्रा पूरे सिस्टम को अपने हाथों की कठपुतली समझती रही होंगी। अगर ये सारे आरोप सच हैं
नीम ऊपर से करेला चढ़ा। वो खुद भारतीय जनता पार्टी यानी देश में सरकार चला रही दल की सबसे बड़े क्लेम्ड दल की नेता, लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी थी, यानी राजनीतिक तौर पर अच्छा खासा रसूख उनका है। सीमा पात्रा को यह संभवतः अहंकार हो गया कि कोई उनका क्या बिगाड़ लेगा। अहम और आश्चर्यजनक बात यह कि उनके रिटायर्ड पति ने कभी सीमा पात्रा को इस तरह का अत्याचार करने से नहीं रोका। उनको खबर नहीं लगी है तो और अचरज वाली बात हो सकती है अगर उनका दावा है। एक महिला होकर सीमा पात्रा ने क्रूरता की क्रूरतम हदें कैसे पार करनी। खैर, अब सीमा सलाखों के पीछे यह कहते हुए कि उनको फंसाया जा रहा है। उम्मीद यह करते हैं कि पीड़ित आदिवासी लड़की को इंसाफ मिले, सीमा पात्रा को उसके किए की सजा मिले, क्योंकि जितने अपराध बताए जा रहे हैं, जिस तरीके के, जिस इंटेंसिटी के जख्म दिख रहे हैं, वो वाकई बेहद क्रूरतम और अमानवीयता वाले। आज के न्यूज डिकोड में बस इतना ही। कल आपसे फिर से 8:55 पर इसी जगह मुलाकात होगी खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। विघ्नहर्ता आपके विघ्नों को हरें। 10 दिन तक गणेशोत्सव की शुरुआत आज से हुई है, उसका भी आप पूरी तरीके से श्रद्धा भक्ति के साथ में अनुसरण करें। शुभ रात्रि, नमस्कार।